चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, द लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड विल स्टार्ट विद द एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी को एच से आप डिनोट करते हैं, आपको पता ही है कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। बट काफ़ी समय बच्चे ये सोचते रहते सर एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या थी जब एनर्जी है और एंथैल्पी इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? पर्पज़ क्या था? तो देखो, थोड़ा आप ऐसे समझो कि हम केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम करते हैं। ठीक है, जब आप लिखते हो ना डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, वर्क कितना होता है माइनस पी डी वी, तो क्यू माइनस पी डी वी, तो उसको ऐसा कर लो डेल्टा यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्यू, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर कभी भी मुझे हीट चेंज निकालना है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगी। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाले हीट एक्सचेंज की बात करता हूँ तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, यही डेल्टा यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्यू पी। तो रादर देन कि एवरी टाइम मैं इतना घुमा फिरा के उसको क्यू लिखूँ, उसके लिए मैं एक नया टर्म यूज कर लेता हूँ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज एक्चुअली द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी आप सिंपल तरीके से ये समझ लो कि बहुत डेप्थ पे अपन नहीं जाएंगे कि सिस्टम क्रिएट करना होता है, उसमें जो एनर्जी चेंजेस वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए, तो एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज यू प्लस पी वी। ये आ गया। तो डी एच कितना आ जाएगा, डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गलती से ऐसा लिख देते हैं कि डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई साहब डी एच का मतलब है डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। ठीक है, तो डी ऑफ पी वी को अगर ओपन करेंगे तो आएगा पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस डी पी डी वी। डी पी डी वी इज अ वेरी वेरी स्मॉल टर्म, क्योंकि डी पी इज अ वेरी स्मॉल प्रेशर, डी वी इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल स्मॉल और भी ज़्यादा छोटा जाएगा, तो इसको आप इग्नोर करो, निग्लेक्ट कर दो। बट स्टिल इट इज डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, तो ये आपके पास मेन फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ, अब अगर आपको कहा गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इस टर्म को जीरो कर सकते हैं, बट ओनली अगर कहा गया है प्रेशर कांस्टेंट है। कई बार नहीं कहा जाता, कई बार प्रेशर भी चेंज हो रहा होता है, वॉल्यूम भी चेंज हो रही होती है, तब डेल्टा एच के लिए पूरा ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच के लिए आप लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, दैट इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। या पीवी को क्या लिख सकता हूं मैं, पीवी को एन आर टी भी लिख सकता हूं। तो डेल्टा ऑफ पीवी की जगह मैं डेल्टा ऑफ एन आर टी लिख सकता हूं। अब एन आर टी में अगर नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं और आर और टी कांस्टेंट है तो वो बन जाएगा डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ गैसियस मोल। और अगर मान लीजिए एन कांस्टेंट था, आर भी कांस्टेंट था, पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा एन आर डेल्टा टी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है, कौन सा कांस्टेंट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको। तो ये वाला फॉर्मूला तब आप अप्लाई करते हैं जब आपके पास गैसेस इक्वेशन होती है, तो आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा ऑफ पीवी का मतलब क्या है, फाइनल पीवी माइनस इनिशियल पीवी, मतलब पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड क्वेश्चन आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, पता होने चाहिए। तो गलती से इसको ये वाले डी यू प्लस पी डी वी मत समझ लेना, वो तभी अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी। ठीक है, राइट, ये आ गया। चलिए अब एक और इसमें एक और वेरिएशन देखते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी तो था। अब डी यू को भी लिख सकते हो ना यार फर्स्ट लॉ से। डी यू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और वर्क क्या होता है माइनस पी डी वी। तो वर्क की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस पी डी वी, तो ये माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी उड़ गया, तो ये बचा डी क्यू प्लस वी डी पी। और उस पर अगर मैं लगा दूं कंडीशन कि कांस्टेंट प्रेशर है तो वी डी पी जीरो हो जाएगा और डी एच बचेगा आपका जस्ट क्यू पी, दैट इज हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम एंथैल्पी चेंज बोल सकते हैं, समझे? तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच और क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। कैसे? देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो ये पी डी वी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू किसके बराबर बचा, क्यू के। तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाले, और क्वेश्चन आता है ये बार ऐसा, एग्जामिनर आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप डेल्टा यू कैलकुलेट करो, आपको पूछेगा कि फाइंड आउट द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका मतलब है कि डेल्टा यू पूछ रहा है वो। या कैलकुलेट द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मतलब इसको डेल्टा एच पूछ रहा है वो। तो ये भी ध्यान रखना कि चीज़ों को डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है, राइट? देन कम्स द हीट कैपेसिटी। देखिए,
अब आप ऐसा समझो, आपके पास दो बर्तन, दो कढ़ाई है, ठीक है, दो फ्राइंग पैन है, और एक में आपने पानी लिया है और एक में आपने लिया है तेल, ऑयल। अब आप वो किचन में वाला ऑयल ले लो या कोई और ऑयल ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। किचन में यूज़ करते हैं वाला रिफाइंड ले लो, ठीक है। तो एक में आपने पानी ले लिया, एक में आपने ऑयल ले लिया, दोनों को हीट करना स्टार्ट करो, या इमेजिन करो अगर दोनों को हीट करना स्टार्ट करते हैं, बराबर हीट करते हैं दोनों को, बेटा कौन जल्दी गर्म होगा, वाटर कि ऑयल? आपको भी पता लग गया कि हाँ सर, पानी गर्म होने में देर लगती है, तेल जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो आप हीट तो बराबर सप्लाई कर रहे थे, पर ऑयल के केस में टेम्परेचर जल्दी शूट किया, पानी का टेम्परेचर उतनी जल्दी नहीं बढ़ा। तो टेम्परेचर इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो, उसकी हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। पानी की हीट कैपेसिटी बहुत है, बहुत का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज दिखाता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। आने दो, कोई टेंशन नहीं, हम एब्जॉर्ब करेंगे पर हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पेशेंस उसमें बहुत है। ऑयल में उतनी नहीं है, वो थोड़ा सा भी हीट एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर शूट कर जाता है उसका, राइट। तो वाटर को एक अच्छा कूलेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि वाटर के पास कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने के बाद भी थोड़ा सा हीट टेम्परेचर में गेन आता है, तो काफ़ी सारी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट इज एन आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर द कूलेंट, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है सिस्टम की? हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितनी हीट देने पे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा, वो उसकी हीट कैपेसिटी है। अगर तुम ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़े, तो वो एक अच्छा कूलेंट हुआ, ओके, समझे। तो हीट कैपेसिटी आपकी क्या हो गया, C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब हीट सप्लाइड डिवाइड बाई टेम्परेचर चेंज। तो अगर डी टी आपका 1 केल्विन हो जाएगा तो C इज इक्वल टू डी क्यू, तो C इज इक्वल टू हीट चेंज फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला कि Q डिवाइड बाई डी टी, हीट सप्लाइड अपॉन टेम्परेचर चेंज, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो 3 तरह का हीट कैपेसिटी हम पढ़ते हैं। टोटल हीट कैपेसिटी, जस्ट अ सेकेंड, ये बेचारा साइलेंट पे क्यों नहीं है, ठीक है, ठीक है। टोटल हीट कैपेसिटी, तो टोटल हीट कैपेसिटी होता है कि आपके पास देखो, ये पानी की बात करते हैं फिर से, पानी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करता रहूँगा। जितना पानी है इस सारे का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना हो, दैट इज टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये और भी ज़्यादा हो सकता था, दैट डिपेंड्स कि टोटल कितना है मेरे पास, ठीक है। तो उसको CT से डिनोट किया, CT इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, और Q आ गया C डेल्टा टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी ले लूँगा, बाल्टी भर के पानी ले लूँगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ग्लास भर के पानी लूँगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। तो यस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। देन कम मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब 1 मोल, नथिंग मोर नथिंग लेस, 1 मोल अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री से आपको बढ़ाना है। तो ये आ जाता है Q अपॉन एन डेल्टा टी, ये जो Q अपॉन डेल्टा टी था ना, उसको डिवाइड बाय एन कर दिया, ताकि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया ताकि पर मोल की वैल्यू आए। तो ये जूल पर मोल पर केल्विन आ गया, यूनिट, है ना। और Q आ गया एन सी डेल्टा टी। अब ये इंटेंसिव है क्योंकि मोलर हो गया प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव होगी। और स्पेसिफिक होता है 1 ग्राम का, सिर्फ 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसको फिर आप नंबर ऑफ मोल की जगह मास से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, कि टोटल हीट डिवाइड बाय मास, ताकि वो पर यूनिट मास आपको आंसर मिल जाए। ये भी इंटेंसिव है, ठीक है, ये हो गया। एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो आपने पढ़ा हुआ। CP क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस में और ये आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो बेटा CP इज ग्रेटर देन CV, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हो, है ना, आपके ऐसे एक कंटेनर है गैस का, आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा इसके अंदर, यस, प्रेशर बढ़ेगा, ओके। पर आपको प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो क्या करेंगे हम, अगर प्रेशर बढ़ रहा है हीट के साथ तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो क्या करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, कंटेनर एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन में कुछ वर्क डन होगा सिस्टम की तरफ से, हाँ होगा तो होगा। तो अगर मैं 100 अमाउंट की हीट भेजता हूँ और मान लेते हैं 100 में से 10 वर्क में चला गया, तो एक्चुअली जो उसके पास बची वो तो 90 बची ना यार, राइट। तो अगर मुझे 100 ही भेजनी थी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 तो भेजना पड़ेगा, साथ में वो 10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो एक्सपेंशन वर्क करेगा, वो मेरे को एक्स्ट्रा उसको देने पड़ेंगे खर्चा। दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो वॉल्यूम को मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो अब हीट करे जाओ, वॉल्यूम तो चेंज होनी नहीं है, तो जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो सारी की सारी
टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आ जाएगी। तो अगर आप 100 सप्लाई करोगे तो 100 उसके पास एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में आपको कितना सप्लाई करना पड़ा था, 100 प्लस जो वर्क डन हुआ है वो। पर कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको सिर्फ 100 ही सप्लाई करना पड़ा, क्योंकि गैस तो दोनों में सेम ही है ना। तो अगर 100 सप्लाई करने पे यहाँ जितना चेंज आएगा वहाँ पर भी 100 सप्लाई करने पे उतना चेंज आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट प्रेशर वाले में ये वर्क वाला जो एनर्जी थी ये एक्स्ट्रा भेजनी पड़ी। दैट इज वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। और वो जो डिफरेंस होता है ये R, ये होता क्या है, ये वर्क डन के बराबर होता है। वो जो एक्सपेंशन वर्क है ना वही R के बराबर होता है। तो वर्क डन इन द एक्सपेंशन दैट इज R, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी। बेटा आइसोथर्मल में तो डेल्टा टी जीरो होता है। तो डेल्टा टी जीरो का मतलब क्या है कि तुम कितनी हीट दिए जाओ, उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो टेम्परेचर चेंज करेगा ही नहीं, अपना टेम्परेचर चेंज आएगा नहीं। तो यू विल हैव टू सप्लाई एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट। तो आइसोथर्मल का हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। आइसोबारिक की Cp, आइसोकोरिक की Cv और एडियाबैटिक में तो Q जीरो हो गया, तो हीट कैपेसिटी जीरो। मतलब एडियाबैटिक में बिना हीट सप्लाई किए भी तुम टेम्परेचर बदल सकते हो, बिना हीट सप्लाई किए, ठीक है। तो उसकी हीट कैपेसिटी जीरो होती है। जीरो हीट सप्लाई किए करने से भी तुम टेम्परेचर उसका बदल सकते हो। देखेंगे अब जो आगे हम एडियाबैटिक पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो डेल्टा H और डेल्टा U आपको मैंने बता दिया ना। डेल्टा H क्या होता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा U क्या होता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T और डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और वहां से आप ये लिख सकते हो कि Cp इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 मोल। n को 1 ले लेंगे। और Cv इज इक्वल टू डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कर लो ना। ये देखो, अगर मैंने लिखा कि मैं लिखता हूं DH इज इक्वल टू CP dt, n को 1 ले लिया मैंने, तो DH अपॉन dt कितना रहेगा, Cp आएगा ना यार। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ ना ये। Cp का मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, बस तो उसके अकॉर्डिंग ये कहानी चल रही थी, राइट। ओके, तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। देखिए Cp Cv जो है दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर के साथ ये चेंज होते हैं। बट जनरली एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इनकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। तो हम इनको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, इनकी वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं हम रखते। कि नॉर्मल जो हम जिस टेम्परेचर रेंज में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें Cp Cv लगभग कांस्टेंट ही रहेंगे, इसलिए हम। पर अदरवाइज पूछा जाए तो यस, दे आर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के साथ Cp Cv की वैल्यू में चेंज आता है। तो मोनोटॉमिक के लिए Cv 3/2R, डायटोमिक के लिए 5/2R, ट्राइटोमिक के लिए 3R, ठीक है। और Cp क्या हो जाएगा, Cv प्लस R। तो Cv याद हो गया आपको तो Cp तो याद हो ही जाएगा, उसमें R ऐड करना है आपको बस। और गामा क्या होता है, पॉइजन रेशियो है ना, गामा दैट इज Cp अपॉन Cv। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा 1.66, डायटोमिक के लिए 1.40, ट्राइटोमिक के लिए 1.33। तो जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है, मोनोटॉमिक से ट्राइटोमिक की तरफ जा रहे हैं आप, गामा घट रहा है। तो गामा डिक्रीजेज एज एटॉमिसिटी इंक्रीजेज। एंड Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपको। जैसे होता है ना NCV डेल्टा टी, तो Cv आपको पता है R अपॉन गामा -1, तो ये बन जाएगा NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, वैसे याद होगा ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक भी वैसे दो तरह से हो सकता है आपका, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो रिवर्सिबल की डेरिवेशन को हम देखेंगे। तो टेक अ मिनट, एक बार खुद एक बार नज़र घुमा लो इसके ऊपर, क्या पॉज करके घुमा लो, सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन यू शुड बी लाइक ओके हाँ हाँ ये हो रहा है ना। नहीं तो कह रहा जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन करूंगा और क्योंकि डेरिवेशन है तो शायद आपको उतनी जल्दी वो क्लिक ना करे। हाँ, समटाइम्स आई थिंक के बच्चे पूछते हैं लाइव क्लास के लिए भी, बट इन माय ओपिनियन रिकॉर्डेड इज बेस्ट। क्योंकि जिस फ्लो और जिस स्पीड से मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट भी मिनिमम होगा। और आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी पॉज करके चीज़ों को दोबारा सुन सकते हो, दोबारा देख सकते हो, है ना। तो इट्स द मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पढ़ो, अपनी स्पीड से पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस में होती हैं। रिकॉर्डेड में क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो मैं पढ़ाना चाहता था वो पढ़ा दूंगा, स्किप नहीं होगी। लाइव में क्या होता है, किसी ने कुछ पूछ लिया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आप कुछ उसके आगे टॉपिक डिस्कस करना चाहते थे और आप कहीं और चले गए,
ठीक है, तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है लाइफ में। इसलिए लाइव क्लास कभी भी एक परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ वो आप अनप्लान्ड चीज़ों में चले जाते हैं, है ना, जो आपने प्लान नहीं की होती हैं कि वो उस तरह से करना है। देखिए तो अच्छा, ये हीट कैपेसिटी की कहानी कहाँ से आ गई? अच्छा, वो पुरानी वाली स्लाइड्स डुप्लीकेट हो गई होगी। ठीक है, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल हमेशा हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, छोटे 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 स्टेप्स लेके हम इन्फानाइट स्टेप्स में रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो एक छोटे से स्टेप में क्या होगा, अब एडियाबैटिक है यार, है ना, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब क्योंकि एडियाबैटिक है तो हीट चेंज तो जीरो है, तो डी क्यू जीरो हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, राइट, ओके। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, इसको आगे यूज करेंगे हम। तो डी यू अभी पढ़ा हमने एन सी वी डी टी, और वर्क कितना था माइनस पी डी वी, और माइनस पी डी वी में ये जो प्रेशर है इसको यहाँ से लगा लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का प्रेशर कितना हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, तो माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, बस सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन वी डी वी, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, टेम्परेचर T1 से T2 और वॉल्यूम V1 से V2, तो नेचुरल लॉग T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी वी नेचुरल लॉग V2 बाई V1। अब ये जो माइनस आर अपॉन सी वी है इसको यहाँ पावर में ले जाओ, पावर में आ गया माइनस आर अपॉन सी वी। अब पीछे आपको मैंने बताया कि सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन, है ना, और क्योंकि माइनस आर अपॉन सी वी है तो V2 बाई V1 को उल्टा कर दो, V1 बाई V2 कर दो, ताकि वो जो माइनस साइन है वो आपका वहाँ पर बैलेंस हो गया। और सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन, तो सी वी को लिख लो आर अपॉन गामा माइनस वन, तो आर आर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा गामा माइनस वन, तो ये आ गया आपका टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू रेज टू पावर गामा माइनस वन। एक्सपेंड करेंगे तो टी टू वी टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन वी वन गामा माइनस वन, एंड वहाँ से फॉर्मूला आ गया टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन। तो अपने अपने टी वी पे गामा माइनस वन लगा लें, ठीक है, उसको कॉन्स्टेंट कर लें। तो अब देखो ये जो डिराइव हुआ फॉर्मूला ये हुआ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। तो अब इसको हर कहीं नहीं लगाते फिरना है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अच्छा एडियाबैटिक पूछो, एडियाबैटिक सर पीवी गामा कांस्टेंट ना, एडियाबैटिक के लिए पीवी गामा कांस्टेंट नहीं होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, नॉट फॉर एवरी एडियाबैटिक, है ना, सबके लिए नहीं लगाते चलना है, तो ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन एक ही हो गया, एक पीवी गामा कांस्टेंट और एक टी गामा पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तीन इक्वेशन आ गई, ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक नॉट फॉर इरिवर्सिबल। और वर्क डन कितना आता है, अब देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि क्यू तो जीरो हो गया, और डेल्टा यू कितना होता है एन सी वी डेल्टा टी, और सी वी कितना होता है आर अपॉन गामा माइनस वन, तो आ गया नहीं एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। और ये जो एन सी वी डेल्टा टी है, ओके, ये आपका बन जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। बेटा एन आर डेल्टा टी को डेल्टा ऑफ पी वी भी तो लिख सकते हो ना तुम, क्योंकि जब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है तो एन आर डेल्टा टी का मतलब है डेल्टा ऑफ पी वी, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, तो ये भी आ जाएगा। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। बस अब जैसे आइसोथर्मल में आपने पढ़ा था कि रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला कुछ और था, इरिवर्सिबल का कुछ और था, एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता। एडियाबैटिक में दोनों, चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, दोनों फॉर्मूला सेम होते हैं। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों, वर्क तो पाथ फंक्शन है, अगर दो अलग अलग तरीके से आप करवा रहे हो, एक रिवर्सिबल करवा रहे हो एक इरिवर्सिबल करवा रहे हो, दोनों में सेम वर्क कैसे आ सकता है, सेम वर्क नहीं आता। अगर आप ए पॉइंट से चलेंगे और आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक से चलते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ बी पे पहुंचे, ओके। अब अगर आप इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से चलेंगे तो आप बी पे पहुंच ही नहीं सकते, आप कहीं और ही पहुंचेंगे, ठीक है, देयर इज नो वे। देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कभी भी आपस में कोइंसाइड नहीं करते। हाँ, शुरुआत आपकी एक सेम पॉइंट से हो सकती है, आपका P1 V1 सेम हो सकता है, पर फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहीं और पहुंचेगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कहीं और पहुंचेगा। तो ये P2 V2 वाला जो फैक्टर है ये आपका दोनों में डिफरेंट ही आएगा, और डिफरेंट आएगा तो ऑब्वियसली वर्क डन की भी वैल्यू दोनों में डिफरेंट आएगी। तो ऐसा इसलिए मत सोचना कि फॉर्मूला सेम है तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। और दूसरा एडियाबैटिक में एक और चीज़, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो फाइनल टेम्परेचर आता है ना T2, वो रिवर्सिबल से ज़्यादा ही आता है।
ऑलवेज, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, जो मर्जी हो, ठीक है। इरिवर्सिबल का ज़्यादा ही आता है, उसकी डेरिवेशन होती है, प्रॉपर प्रूव होता है वो, बट अभी समय नहीं है, तो अभी बस इतना याद रख लो। अब एंथैल्पी चेंज जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, वैसे थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन से समझ आता है, थ्योरी से उतना तो चलो क्या रिवाइज करना, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, जब आप एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में मेल्ट कर रहे हैं उस टाइम जो हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना, उसको डेल्टा एच फ्यूजन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक मोल लिक्विड को एक मोल वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल दो या डेल्टा एच वेपराइजेशन बोल दो। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड को आपको सीधा गैसेस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तब जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल, अच्छा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पता है ना आपको, कंबशन दिया है यहाँ पे यार, डेल्टा एच फॉर्मेशन पता नहीं, डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है? जब किसी भी कंपाउंड को उसके बेसिक एलिमेंट्स से बनाया जाता है, जैसे अगर आपको HCl बोला गया तो HCl को किससे बनाना है? उसके बेसिक एलिमेंट, और कौन कौन है वो? H2 और Cl2, और बनाना भी एक मोल है, तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स यू 1 मोल HCl गैस, ठीक है। तो इस केस में जो एनर्जी, जो भी आपका एंथैल्पी चेंज आएगा उसको लिखेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर HCl, ठीक है। कि प्रोडक्ट बनना भी एक ही मोल चाहिए और बनना भी अपने बेसिक एलिमेंट से चाहिए, और वो बेसिक एलिमेंट भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में H2 गैस होता है, क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में क्लोरीन गैस होती है, पर ब्रोमीन अगर होता तो ब्रोमीन लिक्विड होता, ब्रोमीन गैस नहीं होती स्टैंडर्ड स्टेट में। कार्बन के मल्टीपल एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, पर सबसे स्टेबल कौन सा है थर्मोडायनेमिकली? ग्रेफाइट। तो अगर कभी भी कार्बन यूज करना है किसी रिएक्शन में तो ग्रेफाइट वाला यूज करना है, डायमंड नहीं, है ना। तो फॉर्मेशन में हमेशा एलिमेंट्स को अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट में लिया जाता है, ठीक है। और किसी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर आप निकाल रहे हो, ओवरऑल कोई भी रिएक्शन दिया है, डेल्टा एच रिएक्शन आप निकाल रहे हो, तो क्या रहेगा? सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये n ये m से मल्टीप्लाई कर लो, एन एम क्या हो गया? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। जैसे मान लो 2a + 3b गिव्स यू c + 2d, तो इस रिएक्शन का अगर मेरे को डेल्टा एच निकालना है टोटल, तो वो क्या रहेगा? वो जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ c + 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ d, ये प्रोडक्ट आ गया, माइनस 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ a + 3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ p, ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच का मतलब है प्रोडक्ट का टोटल डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस रिएक्शन का टोटल डेल्टा एच फॉर्मेशन, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डेफिनेटली मल्टीप्लाई वहां पे आपको करना है, ठीक है। नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात आती है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ एयर, तो मोस्टली हम 1 मोल की बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब 1 मोल को डिसॉल्व कर दिया हमने पूरी तरह। पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि 1 मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय 1 मोल ऑफ बेस। कोई गारंटी नहीं है कि 1 मोल एसिड को 1 मोल बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे H2SO4 है और NaOH है, तो H2SO4 का 1 मोल 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। तो रादर देन मोल हम वहां पर लिखते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस, तब जो एनर्जी रिलीज होती है। और बेटा जब दोनों स्ट्रांग होते हैं ना, एसिड और बेस, तब 13.7 किलो कैलोरी पर मोल या पर ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज होती है। या ऐसा बोल दो कि जब 1 मोल H पॉजिटिव और 1 मोल OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -13.7 किलो कैलोरी। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या अल्टीमेटली, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहे होते हैं आपस में। अब तुम NaOH लो या KOH लो, पर्पज उसका OH नेगेटिव देना है। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर हम देखा जाए कि एक्चुअली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, देखो जैसे हम तुम लिखते हो NaOH + HCl, अब तुम बोल दो कि सर ये NaCl + वाटर बना रहा है, तो बेटा ये जो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी है, Cl नेगेटिव रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी है, दोनों में आयन्स ही हैं वो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी पूरी तरह आयनाइज होकर रहता है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी पूरी तरह आयनाइज होकर रहता है पानी में। बट H पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में नहीं है, प्रोडक्ट में H2O है और H2O आयनाइज नहीं होगा, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। तो एक्चुअली अगर Na और Cl को काट दें आप तो आपके पास नेट रिएक्शन बचा क्या? नेट रिएक्शन तो ये बचा ना, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो सार है ना, जो क्रक्स है वो ये है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन कर रहे होते हैं। तो जब दोनों एसिड बेस स्ट्रांग होते हैं तो 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होती है एनर्जी पर मोल। अगर कोई एक वीक ओन में से तो 13.7 से कम एनर्जी रिलीज होती है। कितनी कम? जितनी भी मान लो 12.7 हुई तो 12.7 हुई। ओके, तो ऐसा समझो बेटा कि दोनों स्ट्रांग होते तो 13.7 होनी थी। कितना डिफरेंस आया? 1 किलो कैलोरी का। वो 1 किलो कैलोरी क्यों लगा? क्योंकि जो एक वीक स्पीशीज थी उसको पूरी तरह तोड़ना था। 1 किलो कैलोरी उसको तोड़ने में लग गई, क्योंकि वीक जो भी स्पीशीज होती है वो फुल्ली डिसोशिएट नहीं होती, तो कुछ एनर्जी उसको डिसोशिएट करने में लग जाती है। तो आउटपुट तो आपको 13.7 ही मिली थी, उसमें से 1 किलो कैलोरी उसको तोड़ने में जो खर्चा हुआ था वहां पर कंपनसेट करने में लगा। तो जब भी 13.7 से जितना भी कम होगा वो जो गैप है आपका, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन एनर्जी फॉर जो भी वीक स्पीशीज रही दोनों में से। ठीक है, दोनों वीक होंगी तो दिक्कत हो जाएगा। फिर वो जो गैप है वो किसके लिए कितना गया, एक वीक है तब हम बता सकते हैं। दोनों वीक हो जाएंगी तो दिक्कत आ जाएगी कि इसको कितनी गई और उसको कितनी गई, है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? जब एक मोल सब्सटेंस को पूरी तरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया जाता है, दैट इज, है ना। तो और एंथैल्पी ऑफ कंबशन मोस्टली आपका नेगेटिव होता है क्योंकि जलाने में एनर्जी रिलीज होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जब किसी भी मॉलिक्यूल को आप तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट करते हो, जैसे CH4 को तोड़ के आपने C+4H में कन्वर्ट कर दिया, एटमाइज कर दिया, एटम्स में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज जब सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मेक सॉल्यूशन। अरे जब भैया सॉल्यूशन बना दोगे किसी भी सॉल्यूट का तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, एंडोथर्मी भी हो सकता है, एक्सोथर्मी भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंट्रोपी। बाकी देखो थर्मोकेमिस्ट्री का क्या है कि थर्मोकेमिस्ट्री में है तो बहुत सारी कहानी, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने हैं हमने, काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। देखिए एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज नॉट डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक अलग चीज है। ठीक है, जैसे आपको बुखार हुआ है, आपको फीवर है, तो आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर से ये पता लगता है कि फीवर कितना ज्यादा है कितना कम है। टेम्परेचर इज नॉट फीवर, टेम्परेचर इज ए इंडिकेशन ऑफ फीवर। तो वैसे एंट्रोपी इज नॉट डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन द स्टेट इनिशियल और फाइनल पे, और एक्सटेंसिव है। जैसे 4 लोग जितना उधम मचाते हैं क्लास में, 8 लोग उससे ज़्यादा मचाएंगे, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एंट्रोपी ज़्यादा ही होगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। और है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो अगर रिएक्शन की निकालना है। और डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, जूल पर केल्विन। अब ये चीज़ तो समझ आता है कि चलो ठीक है सर, डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू, कि सर हीट ज़्यादा सप्लाई करते हैं ना तो पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है। समझ आ रहा है कि हीट सप्लाई करने से रैंडमनेस बढ़ती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू समझ आता है। सर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर क्यों है? लो टेम्परेचर पे डेल्टा एस ज़्यादा है। देखो अगर मैं 2 केस लेता हूँ, दोनों केस में बराबर हीट सप्लाई करता हूँ, है ना, दोनों केस में मैं हीट बराबर सप्लाई कर रहा हूँ बराबर, तो डेल्टा एस किस में ज़्यादा आएगा? जिसका टेम्परेचर कम था। ऐसा समझो दो बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे एंड टेस्ट हुआ, एक के 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं और एक के आ रहे हैं 30। ठीक है, एक के 90 आ रहे हैं, एक के 30 आ रहे हैं। फिर पता लगा अरे यार एग्जाम में तो एक बोनस क्वेश्चन था, उसके 5 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। 90 वाले को 5 मिल के 95 हो गया, वो पहले भी खुशी था, पहले भी टॉप कर रहा है, अब भी टॉप ही कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उतना खुश नहीं है, वो उतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ, राइट। देखो नंबर दोनों को बराबर मिले, 5 इसको भी 5 मिले और 30 वाले को भी 5 मिले, ये 35 हो गया। तो मैंने हीट दोनों को बराबर दी, नंबर दोनों को बराबर दिए, बोनस मार्क्स। बट 30 वाले को जो खुशी हो गई क्योंकि उसका कम थे, वो 5, उसको ऐसा लग रहा है अरे भाई मैं तो पास हो गया, मैं 33 के ऊपर चला गया, राइट।
तो सेम हीट सप्लाई करने पे जिसका टेम्परेचर लो होता है ना, सोचता है अरे वाह हीट मिली इतनी ज़्यादा, अरे वाह आज तो मतलब बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, उसको थोड़ा बहुत हीट एक्स्ट्रा मिल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एक बड़ा अमीर इंसान है, पार्क में टहलते टहलते उसको 2000 का नोट मिल गया, क्या बहुत खुश होगा वो? नहीं। वही 2000 का नोट अगर एक भिखारी को मिल जाए, किसी गरीब इंसान को मिल जाए, तो बहुत खुश होगा वो। तो बात 2000 का नोट की नहीं है, बात उसकी अपनी कंडीशन की भी है। तो क्यू आपने बराबर दिया, हीट आपने बराबर दी, बट उसका एग्जिस्टिंग टेम्परेचर भी कितना था, लो टेम्परेचर वाले को ज़्यादा खुशी होती है, तो उसमें रेंडमनेस ज़्यादा आती है। दैट इज द रीजन डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एंट्रोपी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, एक सिंगल मॉलिक्यूल की एंट्रोपी डिफाइन नहीं होती है, हमेशा बल्क के लिए एंट्रोपी डिफाइन की जाती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं करते इसको डिफाइन। ठीक है, एस स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो अपने आप हो रहा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है लाइक यूनिवर्स, एंट्रोपी बेटा हमेशा इंक्रीज ही करती है, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, ये आपका सेकेंड लॉ की एक स्टेटमेंट ये भी है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी। या आप ऐसा बोल दीजिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, वो हमेशा एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे कि इस बंद कमरे में एक मान लीजिए एक आइसोलेटेड रूम है, एनर्जी अंदर बाहर नहीं जा पा रही है और मैटर भी अंदर बाहर नहीं जा पा रहा है, अगर दो गैसेस छोड़ी जाती हैं, ठीक है, या मान लीजिए एक कंटेनर था, यहाँ गैस ए है यहाँ गैस बी है, बीच के जो वॉल थी हटा दिया आपने, गैसेस मिक्स होंगी, तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस में भी तो रैंडमनेस बढ़ रही है ना यार। प्लस आपने हीट तो नहीं दी, कुछ कोई हीट नहीं दी आपने, सप्लाई करी वहाँ पे, कुछ भी नहीं सप्लाई करा आपने, बट जस्ट मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज क्रिएटिंग मोर रैंडमनेस, समझे? तो ये तो स्पॉन्टेनियसली हुआ वो, तो उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। क्या पे आप चाहे आप ना भी दो, कोई हीट ना दो उसको, एडियाबैटिक था प्रोसेस, फिर भी मिक्सिंग हुई, दैट इज मोर रैंडमनेस, डिसऑर्डर ज़्यादा जनरेट हुआ, क्योंकि पहले एक तरफ सिर्फ एक गैस थी, दूसरी तरफ से दूसरी गैस थी, अब वो मिक्स हो गए, खिचड़ी सी पक गई है, तो डिसऑर्डर हो गया ना वो। ना अब जब भी कोई फेज चेंज होगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, फ्यूजन हो रहा है, तो उसका उसमें भी हीट सप्लाई करोगे, तो फ्यूजन में जो हीट सप्लाई होती है उसको लिखते हैं हम डेल्टा एच फ्यूजन। तो डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हुआ, ये मेल्टिंग पॉइंट पे हुआ। और जब लिक्विड से वेपर में जाएगा वेपराइजेशन, तो किस टेम्परेचर पे हुआ, बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, किस टेम्परेचर पे वो हो रहा है ना। और अगर हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला है जो आपके सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए अप्लाई होगा, कि अगर एक आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में जा रही है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कोई भी प्रोसेस है, ये एक जनरल फॉर्मूला इसका है जो डिराइव करके आता है, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। अब अगर आप आइसोथर्मल बोल दो तो टी वन टी टू बराबर, तो ये वाला फैक्टर जीरो, अगर आप आइसोकोरिक बोल दो तो ये वाला फैक्टर जीरो, है ना। तो इसके ऊपर आप कंडीशन लगा लीजिए, इस फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर आप कंडीशन लगाते चलिए, तो आपको हर एक अलग अलग प्रोसेस के फॉर्मूलाज मिलते चले जाएंगे। जैसे कि अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल भी दो तरह के हो सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखिए रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, ना, यस, है ना, रिवर्सिबल में सिस्टम सराउंडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो बेटा डेल्टा एस सिस्टम तो कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले में लगाओ, ये टी वन टी टू बराबर था तो ये वाला फैक्ट टूट गया, सिर्फ बचा एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, तो ये आ गया। तो बच्चे अगर सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में है, जो सिस्टम में अगर सिस्टम ने 5 की एनर्जी गेन की तो सराउंडिंग ने 5 की लूज की होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना मामला। तो इसका डेल्टा एस इतना है, तो इसका सराउंडिंग का क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, बस माइनस साइन। ठीक है, बराबर मैग्नीट्यूड है, साइन चेंज है बस। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों को ऐड करो जीरो हो जाएगा वो। तो मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो हो रहा है। अब आप कुछ के दिमाग में आएगा, सर अभी तो आपने बोला यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, मैंने कहा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। रिवर्सिबल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता, रिवर्सिबल एक आइडियल प्रोसेस है जो रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता। नेचर में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं हो रहे होते, समझे। तो इसलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल में जीरो है डेल्टा एस यूनिवर्स, बट अब इरिवर्सिबल भी तो देखो, इरिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं होते,
तो डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होंगे। डेल्टा एस सिस्टम तो यही वो जो फॉर्मूला से आया। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है? डेल्टा एस क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। और आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना होता है? पीडीवी। माइनस ऑफ पीडीवी मतलब ये। अब बोलोगे सर फिर माइनस पीडीवी क्यों लिखा है? अगर क्यू माइनस ऑफ वर्क डन है तो मतलब माइनस ऑफ पीडीवी तो प्लस पीडीवी आना चाहिए था। हाँ, पर वो तो क्यू ऑफ सिस्टम था ना, तुम तो डेल्टा सराउंडिंग निकाल रहे हो। तो अगर सिस्टम ने क्यू अमाउंट गेन किया तो सराउंडिंग ने क्यू अमाउंट लूज किया होगा, तो इसलिए साइन वहां चेंज हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो डेल्टा सराउंडिंग डिफरेंट आया, डेल्टा सिस्टम डिफरेंट आया। और एक्सपेरिमेंटली कभी भी इसको प्रूव करके देख लो या थ्योरेटिकली भी डिराइव करके देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज को, डेल्टा एस यूनिवर्स आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा इरिवर्सिबल में, तो ये ध्यान रखना। सेम चीज एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक भाई साहब सिस्टम सराउंडिंग बराबर, और क्यू जीरो है, जो सिस्टम में चेंज आया होगा वो सराउंडिंग में चेंज आया होगा, और क्यू जीरो है क्योंकि, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, डेल्टा एच यूनिवर्स जीरो। पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम ही नॉन जीरो हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 2 कंटेनर में गैसेस थी, बीच का पार्टीशन हटा दिया, गैसेस मिक्स हो गई। तो मिक्स हो गई, इस प्रोसेस में मैंने कोई हीट थोड़ा ना सप्लाई करी, क्यू तो जीरो था, फिर भी एंट्रोपी बढ़ी ना। यस, तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब 2 गैसेस मिक्स हो चुकी हैं, अब तुम कुछ भी करो, क्या वो वापस चले जाएंगे अलग अलग? क्या उसको तुम रिवर्स कर सकते हो उस प्रोसेस को? नहीं कर सकते। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन जीरो आता है। पर डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा? जीरो, क्योंकि बी सराउंडिंग को तो फर्क ही नहीं पड़ा कुछ, वहां तो कुछ भी नहीं करा आपने, कुछ भी नहीं छेड़ा है, राइट? कुछ भी नहीं किया ना सराउंडिंग को, कोई हीट नहीं गई, कोई आई नहीं वहां से, कुछ भी नहीं हुआ, तो सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो डेल्टा यूनिवर्स देखोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इवन एडियाबैटिक में भी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का डेल्टा यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। और आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है। आइसोकोरिक क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर सीवी आता है। आइसोकोरिक कांस्टेंट प्रेशर यहाँ सीपी आता है, बस इतना से याद रखना, एन सीवी नेचुरल लॉग T2 by T1 और एन सीपी नेचुरल लॉग T2 by T1, सिंपल है ना। तो आइसोकोरिक से याद रहे, यहाँ सीवी होगा, आइसोबारिक में यहाँ सीपी होगा। अब आइसोकोरिक में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो T2 by T1 की जगह तुम P2 by P1 भी लिख सकते हो। और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो T2 by T1 की जगह तुम V2 by V1 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से फॉर्मूलाज का थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, नथिंग एल्स। देन कम्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि भाई साहब देखो, नॉर्मली एक हॉट बॉडी है ना, और आसपास कोल्ड, एक कोल्ड बॉडी है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? अपने आप कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हॉट से कोल्ड अपने आप करती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यस, दैट इज स्पॉन्टेनियस। बोलते हैं इसका उल्टा नहीं आप करवा सकते स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप हीट कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ चलने लग जाए अपने आप, ऐसा नहीं हो सकता। तो देर इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रेजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा लॉस हो गई होगा। जैसे आपकी गाड़ियों की इंजन है, आपको लगता है 100% एफिशिएंट है आपकी गाड़ियों के जो इंजन, आईसी इंजन होते हैं हमारे कंबशन इंजन, दे आर अराउंड 28 to 30%। बाकी की जो हीट इंजन इतनी हीट निकलती है, सारी हीट को थोड़ा ना आप वर्क में कन्वर्ट कर पाए, नहीं कर पाए ना। तो 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कोई वेस्टेज ही नहीं हुई, पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा सा वेस्टेज होगा ही होगा, एफिशिएंसी 100% नहीं आ सकती। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो नहीं करेगा अपने आप, आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे तो खुद आता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, राइट। सेकंड, तो सेकंड लॉ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ी होंगी। सेकंड स्टेटमेंट ये, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, पर किसमें? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। एंड रिमेन्स अनचेंज इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको,
ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, तभी तो पीछे जो हमने पढ़ा इरिवर्सिबल में डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ रहा था, रिवर्सिबल में तो जीरो हो जा रहा था। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड लॉ की कुछ स्टेटमेंट्स आ गई। कारण साइकिल हम पढ़ते नहीं केमिस्ट्री में, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। थर्ड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जीरो होती है 0 केल्विन पे। देखिए, डिसऑर्डर दो तरह का हो सकता है। डिसऑर्डर एक आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल, और एक आ गया आपका थर्मल। थर्मल डिसऑर्डर जो मतलब उसके टेम्परेचर की वजह से है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं किसी सब्सटेंस को ठंडा करता जाऊं उसको 0 केल्विन पे ले आया, बेटा 0 केल्विन पे लेने पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगी उसमें कोई नहीं। तो थर्मल डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन का मतलब है कि थर्मल डिसऑर्डर को तो मैंने 0 कर दिया, बट स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर उसमें हो सकता है। जैसे कि एक परफेक्ट क्रिस्टल और इम्परफेक्ट क्रिस्टल में क्या होता है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं या डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, फिर खाली, फिर आगे पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, वो बीच में जो खाली था ना, वो एक डिफेक्ट है जो एक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। कि बच्चे लाइन में खड़े हैं, ठीक है, 20 बच्चे लाइन में खड़े हैं, 19 ने ड्रेस पहनी है, एक बच्चे ने ठीक ड्रेस नहीं पहनी, तो दिख जाएगा ना, अरे ये तो डिफेक्ट है यार। लाइन सही लगी है पर एक बच्चे ने बीच में ड्रेस सही नहीं पहनी, तो दूर से दिखेगा, वो डिफेक्ट है। तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर भी होता है, स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर की वजह से भी एंट्रोपी जनरेट होती है। तो थर्मल डिसऑर्डर को तो आप जीरो कर लोगे, टेम्परेचर को जीरो ले आके। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कब जीरो होता है, फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टल जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो अगर आप एक परफेक्ट क्रिस्टल सब्सटेंस लेते हो और टेम्परेचर भी उसका जीरो कर देते हो, तो डिसऑर्डर टोटली जीरो हो जाता है, इसलिए उसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी टोटली जीरो हो जाएगी। और H पॉजिटिव आयन का स्टैंडर्ड एंट्रोपी S0 जो है वो जीरो लिया जाता है, ये बाय कन्वेंशन है, हम लेके चलते हैं इसको। H पॉजिटिव आयंस के लिए कभी भी एंट्रोपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जीरो ली जाती है किसी भी टेम्परेचर पे, याद रखना इसको। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, ये भी खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यस। सेकेंड लॉ बोलता है डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, मतलब डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टेम्परेचर। तो डी क्यू कितना आ गया, टी डी एस आ गया ना एंट्रोपी वाले फॉर्मूला से, यस। तो इस डी क्यू को यहाँ पुट करो, तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो ये आ गया। तो अगर एक रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्यू रिवर्सिबल है, अगर एक रिवर्सिबल चेंज हो रहा है इन अ क्लोज्ड सिस्टम, देन डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब इस इक्वेशन में ध्यान देना, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो पी डी वी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो तब डी एस को यहां नीचे ले जाओ, डी यू बाई डी एस क्या बचेगा, टेम्परेचर। तो डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टेम्परेचर, तो वहां से ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब सेकंड, एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देते हैं, एस को कांस्टेंट कर देते हैं, एस को कांस्टेंट कर दिए तो डी एस जीरो, ये जीरो हो गया। तो डी यू कितना बचा, माइनस पी डी वी, डी वी को नीचे ले जाओ, तो डी यू बाई डी वी कितना आ जाएगा, माइनस पी। तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, तब जाके आप आगे का जो पार्शियल डिफरेंशियल वाला फॉर्म है वो बता पाओगे। तो इनको लिख के करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस। मैं तो ठीक है, चलो पूरा नोट रेडी करके आपको पूरा दिया है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज अगर सब कुछ चले जाएं आपके पास। देन कम्स गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। आपको पता है गिब्स को क्या कहा जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है ना। गिब्स क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया, देखो, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो चीजें चाहिए थी। कोई भी प्रोसेस चाहता है कि मैं एनर्जी में तो मिनिमम रहूं और एंट्रोपी में मैक्सिमम रहूं। तो एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है वो, और एंट्रोपी को मैक्सिमम करना चाहता है। ये दो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, समझे, ये दो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। तो मतलब स्पॉन्टेनिटी मेजर करने के लिए आपको दोनों फैक्टर्स को
सॉल्व करना पड़ेगा, एनर्जी वाले को भी एंट्रोपी को भी देखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नया स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जो उन दोनों फैक्टर्स का एक तरह से समझ लो रिजल्टेंट है, काइंड ऑफ, कि अब आपको दो चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। तो दो अलग अलग एंथैल्पी और एंट्रोपी को दो अलग अलग सॉल्व करने की जगह इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो ये बोलते हैं कि अब सिर्फ इस जी को ही सॉल्व करने से आपका स्पॉन्टेनिटी का डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। और इसमें अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में हमारे होता है, तभी जाके आप लिख पाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड नहीं होती है, ये तभी वैलिड है व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है रिएक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी जीरो हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ये आपको डेल्टा जी की वैल्यू से रिएक्शन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अगर हम ये इक्वेशन देखें कि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, तो ये दोनों टर्म्स क्या बता रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, एक टर्म एनर्जी की और एक एंट्रोपी वाली है ना। तो ये जो डेल्टा एच है ये टोटल एंथैल्पी चेंज आ गया। तो ध्यान दो डेल्टा जी कितना है, डेल्टा एच माइनस समथिंग, मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू 500 है, तो वो 500 की 500 एनर्जी जो है वो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं काउंट हो रही, उसमें से कुछ घटाना पड़ता है। मतलब डेल्टा एच निकल गया, 500 एनर्जी निकल गई, पर वो 500 की 500 एनर्जी जो है आप उसको यूजफुल वर्क करने में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर डूइंग सम वर्क, है ना, यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं डेल्टा जी। तो जो आपका डेल्टा एच था वो सारी की सारी एनर्जी अवेलेबल नहीं थी, उसमें से कुछ आपको घटाना पड़ा। वो घटाना क्या पड़ा, वो घटाना पड़ा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो टोटल एंथैल्पी में से भी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो हमारे पास, हम उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एनर्जी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड और विच इज नॉट अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, दैट इज द टी डेल्टा एस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा दैट इज योर डेल्टा जी, दैट इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे कोई भी रिएक्शन है उसके लिए आप डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो, तो वही चीज, प्रोडक्ट का टोटल डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का टोटल डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन। जैसे CO प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2 एट 298 केल्विन। ठीक है, डेल्टा जी रिएक्शन क्या रहेगा, प्रोडक्ट का डेल्टा जी फॉर्मेशन, प्रोडक्ट में क्या सिर्फ CO2 और एक मोल है तो 1 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2। जब भी कोई अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, जैसे O2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, O2 गैस, उसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जीरो होता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन भी उसका जीरो होता है। तो ये वाली टर्म जीरो होगी, बाकी इन दोनों का अगर आपको डेटा दिया है वो वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, सिंपल। और पीछे ऐसे आपने पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयन का स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी जीरो होती है, यस, इसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन भी जीरो मान के हम चलते हैं, कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन। और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है और Q बन जाता है के इक्विलिब्रियम, तो आपकी इक्वेशन याद आएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट अगर आपको पता है तो आप के निकाल सकते हैं, के पता तो आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये भी आप इसको आगे फर्दर भी लिख सकते हो सकता है आपको डेल्टा जी का डेटा ना दिया हो, पर आपको ये वाला डेटा दिया हो तो इससे भी इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आई थिंक एंड लास्ट स्लाइड बची है। अब देखो स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एच नॉट आपका नेगेटिव है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, जो कि एक फेवरेबल फैक्टर है। मैंने कहा था एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, ये फैक्टर फेवरेबल होते हैं किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए। हाँ यार, एनर्जी भी घट रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, दोनों फैक्टर हैं, दोनों ही फेवरेबल है, मतलब मम्मी पापा दोनों मान गए किसी बात के लिए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तब डेल्टा जी आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा। जब दो ही फैक्टर थे और दोनों ही मान गए हैं तो ऑलवेज नेगेटिव है, करके देख लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में करके देख लो, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आएगी, हर हाल में नेगेटिव आएगी।
तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। फिर दूसरा आता है डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो एनर्जी वाला फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है पर एंट्रोपी वाला फैक्टर अगेंस्ट है। अब दो में से जब एक अगेंस्ट हो और एक सपोर्ट हो, मम्मी मान गई पापा नहीं मान रहे हैं या उल्टा हो गया है, तो आपको देखना पड़ेगा भैया पलड़ा किसका भारी है, किसकी चलती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। और डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, ये बाकी पूरी टर्म है पॉजिटिव। तो अगर आप चाहते हो कि डेल्टा जी नेगेटिव रहे तो हम चाहेंगे ये वाली टर्म बड़ी रहे और ये वाली टर्म छोटी रहे, पॉजिटिव वाली टर्म छोटी रहे। पॉजिटिव वाली टर्म छोटी तभी रहेगी जब टेम्परेचर लोअर होगा, तो लो टेम्परेचर पे ये आपका स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। हाई टेम्परेचर कर दोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कब कन्वर्ट होगा, डेल्टा जी को जीरो करके देखो, क्योंकि जब जीरो पे आ गया उससे पहले वो नेगेटिव था, उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो आ रहा है उससे लोअर पे वो स्पॉन्टेनियस होगा और उससे हायर पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप रेंज भी बता सकते हो। फिर थर्ड, डेल्टा एच पॉजिटिव, एनर्जी वाला फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एंट्रोपी वाला कर रहा है। तो अब देखना पड़ेगा पलड़ा किसका भारी है, तो एंट्रोपी वाला कर रहा है ना, पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये वाला चीज़ पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी पॉजिटिव है तो ये वाला पूरा चीज़ नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव को बड़ा रखेंगे हम। अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो यस, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे, सीधी सी बात। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और जब दोनों ही अगेंस्ट हैं, डेल्टा एच भी और डेल्टा एस भी दोनों अगेंस्ट हैं, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि भैया कोई भी नहीं मान रहा। ठीक है, ऐसा होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लास्ट चीज, एक और इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस डी ऑफ टी एस, जिसको आप लिखते थे टी डी एस माइनस एस डी टी लिखते थे। अभी जो डी एच है इसको लिख दो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज को यहां पर पुट कर दो, तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ठीक है, ये आ गया। अब डी यू फर्दर क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, अभी पीछे किया था कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो डी यू को लिख दिया आपने टी डी एस माइनस पी डी वी, तो ये टी डी एस और ये टी डी एस, ये माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कट गए, तो डी जी बचा वी डी पी माइनस एस डी टी। ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, ठीक है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। वहां पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं मैं, या चलो पहले प्रेशर कांस्टेंट करते, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये टर्म जीरो हो गई, और डी टी को नीचे ले आओ तो डी जी बाई डी टी क्या आ जाएगा, माइनस एस कांस्टेंट प्रेशर पे। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं तो ये उड़ गया जीरो, तो डी पी नीचे ले आओ तो डी जी बाई डी पी कितना आ जाएगा, वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा एज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह के डिफरेंशियल्स आपको पता होने चाहिए, करने आने चाहिए। ठीक है, बाकी बस एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ लो डिटेल में। अभी आपको मैं इसके बाद 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम डीपीपी करेंगे, तो 20 क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, एंड उसके बाद जो 40 क्वेश्चन डीपीपी वाले हैं वो भी कर सकते हो। थोड़े अलग टेस्ट हैं दोनों तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके, तो आपको एक अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन वाले सेशन में। बाय।